बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तान के टीवी चैनल्स को लगाकर देखें तो एक शख्स जो है वो फीचरिंग कर रहा है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याज़ी है। हालांकि मीडिया पर आप उसका नाम नहीं चला सकते। और इस सब के अंदर अगर आप ये देखें तो एक पूरे का पूरा निज़ाम इस वक्त एक शख्स के खिलाफ खड़ा हुआ है और जनाब गंदे और मकरू खेल का बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है। आज सबसे पहली खबर पर जो हमने बात करनी है कि इमरान खान के खिलाफ अब तक की सबसे खौफनाक तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये खबर जहां से आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीएचक्यू की खबरें देने वाले सहाफियों ने इस पर पूरा एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर दिया है। अब जनाब ये किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद माहौल किस तरह से बिल्डअप किया जाएगा, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। और फिर दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब की रिहाई और जो उनकी डायरी नंबर जो है उसको अलॉट कर दिया गया है और ये मामला किस जानिब जाएगा, क्या इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे और क्या जो पस्से पर्दा डील की खबरें हैं आज उनका भी बाकायदा तौर पर ड्रॉप सीन हो चुका है। और जनाब आर्मी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनकी दहाइयां शुरू हो चुकी हैं क्योंकि इलेक्शंस को डिले करना है और इलेक्शन में ताखीरी हरबे जो है वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन आज बाकायदा तौर पर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो दहाइयां देती हुई पकड़ी गई है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का आखिरी दिन था और इस आखिरी दिन में जनाब वो अब्दीदा भी हो गए। उनका अलविदाई खिताब था अपने स्टाफ से। तो उन्होंने जनाब अपने अलविदाई खिताब में ये कहा कि मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है, आप सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। यानी कि उस तरह की हालत जब इन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त एक रात को अदालतें लगा दी थी और उस एक फैसले ने आज पाकिस्तान को कहां पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार ये शख्स था। और जब सब इकट्ठे होंगे तो मुल्क में मुआशी बहरान नहीं रहेगा। यानी कि जनाब आपने देखा कि ये उस सारे के सारे लोग इकट्ठे थे। एक जानिब एस्टैब्लिशमेंट थी, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स इकट्ठे हुए, जुडिशरी भी की जजेस जो हैं वो जनाब उनको जिस तरह से फिक्स कर लिया गया और उस एक फैसले के बाद पूरे के पूरे पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाई गई और फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई, पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर दिया गया। इस एक फैसले ने पाकिस्तान पर जो शबकुन मारा वो सब कुछ आपके सामने है। तो जनाब एक बड़ी तारीख लिखी जाएगी कि जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो इस एक शख्स का बड़ा अहम किरदार अदा रहा जनरल बाजवा के साथ। और इन्होंने कहा कि मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। और गुज़िश्ता रोज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं उन्होंने आखिरी रोज भी गुड टू सी यू बोलकर वकला का खैर मकदम किया था। लेकिन जनाब अब ये मामला जो है वो ये जो रात को अदालतें लगाने वाला सारा मामला था वो इनका पीछा करेगा। और फिर जनाब कैदी नंबर 804 जो है ये नंबर भी जब तक ये जिंदा रहेंगे ये नंबर भी जनाब इनका पीछा करता रहेगा एस्टैब्लिशमेंट का। और आज जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने जो अहम तरीन गुफ्तगू की है, क्योंकि ये लोग ये नैरेटिव बना रहे थे कि जनाब हम तो मुल्क की मुफाद के खातिर जो है वो इकट्ठे हुए हैं और पीडीएम की हुकूमत ने एक जो टोला है इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई, रजीम चेंज ऑपरेशन होता है, पूरा एक नैरेटिव बनाएगा। और मैंने आपको उस वक्त बताया था कि ये मुल्क की मुफाद के लिए इकट्ठे नहीं है, ये अपने जाती मुफाद की खातिर इकट्ठे हुए हैं। जैसे ये इक्तदार से बाहर निकले ये एक दूसरे की इन्होंने गिरेबान पकड़ लिए हैं। उधर से एक बार होता है पीपल्स पार्टी वाले करते हैं, दूसरा बार जनाब नून लीग वाले करते हैं। तो जनाब बिलावल भुट्टो ने कहा कि जब ये इक्तदार में होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं और जब इक्तदार से बाहर चले जाते हैं तो जनाब ये हमारे गिरेबान पकड़ते हैं। तो आज उसका जवाब जो है वो हनीफ अब्बासी साहब ने दिया है। तो उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि जनाब भुट्टो जिंदा है, लेकिन भाई भुट्टो तो मर चुका है। पीपल्स पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी हमेशा 0/0 रही है। तो जनाब इस वक्त पीपल्स पार्टी वाले भी फेस सेविंग मांग रहे हैं पंजाब के अंदर जो उनके लिए नोगो एरिया है और अब तो सिंध भी उनके हाथ से निकलता हुआ चला जा रहा है। तो नून लीग वाले इस वक्त बड़ी एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुर्बतें बढ़ाते हुए जनाब इस नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सीनियर सहाफी इस पर दावे भी कर रहे हैं, जिसमें हफीजुल्लाह नाज़ी साहब ने कहा कि जो जनरल आसिम मुनीर बाकायदा तौर पर उनका नाम लिया गया कि जनरल आसिम मुनीर नवाज शरीफ को अगले वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर पसंद कर रहे हैं। तो जनाब इस सब के अंदर अब चीफ जस्टिस जो नए चीफ जस्टिस हैं कादी फाजिल साहब उन पर सबकी नजरें लग चुकी हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की डील हो, चाहे वो इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी बड़ा फैसला हो, नैब तरमीम का मामला हो, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एक्ट बिल हो। तो जनाब चीफ जस्टिस के ऊपर सबकी नजरें लगी हुई हैं कि वो आएंगे तो बहुत सारे फैसले जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के उसको जनाब वो कदम करार दे सकते हैं। और इसी हवाले से जो सीनियर कानूनदान हैं सज्जाद हसन साहब उन्होंने भी अपने कंसर्न्स का इजहार किया है कि जो ये 3 दिन के अंदर ये फैसला उठ जाएगा जो
जो नैब तरमीमी बिल का जो है वो उसको कलअदम करार दिया गया है। लेकिन जनाब सबसे पहले आपको बताना ही चाहता हूं कि मरियम नवाज जो हैं वो जनाब मुल्क छोड़ने जा रही हैं। 21 सितंबर को जनाब उनकी लंदन रवानगी है। अभी तक जो ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि 21 सितंबर को जनाब वो मुल्क से जाएंगी, लेकिन इसका सारा माजरा क्या है, क्यों वो मुल्क छोड़ना चाहती हैं। जनाब सबसे पहले आपको बताना ही चाहता हूं कि मरियम नवाज जो हैं आज उन्होंने कहा है कि अवाम भारी मैंडेट से सियासी मंजरनामा बदले और नवाज शरीफ जो हैं वो अवाम की तकदीर बदल देंगे। यानी कि इनको अंदाजा तो है कि कैदी नंबर 804 आपने उसको जेल के अंदर डाल दिया और इनको जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे दी गई, और जिस तरह से इमरान खान साहब को जेल के अंदर डाला गया वो सब कुछ आपके सामने है। तो इमरान खान साहब इनके हिसाब पर तारी हैं, ये अवाम के अंदर जाने के काबिल नहीं रहे हैं। तो इसी वजह से जनाब ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि इंतखाबात को डिले कर दिया जाए, और उन्होंने कहा कि अवाम को महंगाई में भरपूर रिलीफ देंगे। नवाज शरीफ सिर्फ मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तरक्की की जमानत है, और पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता है। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद की तंजीमों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 4 साल में पाकिस्तान की मईशत, मुआशरत और मफादात की बुनियादी हिला दी गई हैं, और नवाज शरीफ ने कौम से किए गए हर वादे को पूरा किया है। यानी कि लंदन जाने का वादा था तो उन्होंने पूरा कर दिया और मुल्क छोड़कर चले गए जब पाकिस्तान की अवाम जो है मुश्किल इनके बकौल के बड़ी मुश्किलात के अंदर थी। इमरान खान साहब ने मुल्क में महंगाई कर दी थी, ये सारा मामला। तो उस मुश्किल हालात के अंदर नवाज शरीफ इस कौम को तनहा छोड़कर चले गए थे, लेकिन आज उस अवाम ने इन तमाम टोलों को जो है वो रिजेक्ट कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ को माइनस करने वाले खुद माइनस हो चुके हैं। साजिशी नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान मौशी तौर पर मजबूत हो। 21 अक्टूबर का ऐलान है और अवाम की तकलीफ के दिन खत्म होने जा रहे हैं। अब जनाब मरियम नवाज के हवाले से जो आपको बताना चाहता हूं कि 21 सितंबर को मरियम नवाज जो हैं उनकी लंदन की टिकट है। अब दो चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नैब तरमीमी बिल जो है वो जिस तरह से कदम करार दिया गया है उसमें बताया गया कि जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट की मंशा के बगैर चीफ जस्टिस जो है वो ये फैसला नहीं सुना सकते थे, क्योंकि इदारे के अंदर जो प्रेशर था, बहुत सारे ताकतवर लोग ये बात कर रहे थे कि जनाब अगर आपने इमरान खान को रोक कर रखा हुआ है तो बाकी पार्टीज जो है आप उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करें। तो ये जो प्रेशर बढ़ता चला गया और फिर इस बिल को जो है वो कदम करार दे दिया गया। तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि इस वक्त सबकी नजरें जो हैं वो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की तरफ लगी हुई हैं कि वो क्या करेंगे, और उनके बाद ही ये फैसला किया जाएगा कि नवाज शरीफ आया वतन वापस आते हैं या नहीं आते। कि जब तक इनको गारंटी नहीं मिल जाएगी, जब तक इनके लिए जीरो रिस्क नहीं होगा, नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे। और दूसरा ये कि जनाब मरियम नवाज जो है वो अपने वाले साहब को जो है वो वहां से लेने जाएंगी और फिर इकट्ठे जो है वो यहाँ पर आएंगे। उनका फकीदुल मिसाल 1 मिलियन के करीब जो है वो लोग जो है इनका इस्तकबाल करेंगे बकौल राणा सनाउल्लाह। तो जनाब ये सारी चीजें जो हैं वो इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं। लेकिन जनाब इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने दुहाइयां देना शुरू कर दी हैं। इस वक्त पूरा माहौल बनाया गया। देखें पहले कहा गया कि जनाब मई जून के अंदर हम इलेक्शंस करवा देंगे, और इनका प्लान यह था कि इमरान खान साहब जो है उनको मई जून तक फिक्स कर दिया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब नाकाबिले शिकस्त और पूरे निजाम ने रियासती मशीनरी का बेतरेगा इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरह से पकड़ा गया वो सब कुछ आपके सामने है, नाकाबिले बयान है। और फिर जनाब ये इमरान खान साहब जो है फिक्स नहीं हो पाए। 9 मई हुआ, उसको बुनियाद बनाया गया, पूरा एक प्रोपेगेंडा किया गया, पूरे मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया, और फिर उनका नाम लेने पर पाबंदी आयद कर देगी। उसको एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, एंटी आर्मी, फितना, काफर, फसादी, मरज़ई, हर तरह का बयानिया उसके खिलाफ खेला गया। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने उसको कंधों पर उठा लिया, पाकिस्तान की आवाम ने उसको अपनी रेड लाइन बना लिया। तो जनाब अब इस सब के अंदर अब जो मामला है वो बड़ा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है, क्योंकि इंतखाबात को डिले करना। फिर कहा गया कि जनाब नवंबर के अंदर इंतखाबात करवा लेंगे। नवंबर में भी इंतखाबात जो हैं वो उस पर तो ये रेड लाइन कार्डर लगा दिया है कि जनाब ये नवंबर में इंतखाबात नहीं हो सकते। अब कहा जा रहा है कि फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को हर सूरत फिक्स करना है, उनको जनाब माइनस करना है। इस वजह से मुतालबात किए जा रहे हैं कि आप जो है वो सियासत से दूर हो जाएं, अपने किसी जानशीन को आगे कर दें जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट ना समझा जाता हो, या फिर आप मुंह छोड़कर चले जाएं, तो फिर इंतखाबात हो सकते हैं। आपके हवाले से कुछ मस्बत पेशरफ्त जो है वो हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब ने हर तरह की डील करने से इनकार कर दिया है। तो जनाब सबसे पहले आपको बताना ही चाहता हूं कि निगरान वज़ीर आज़म जो हैं जिनका काम यह है कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करना है, तो उन्होंने कहा है कि इंतखाबी अमल को बिला रुकावट मुकम्मल करवाया जाएगा। और उन्होंने जनाब UN इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवानगी से कबल वॉइस ऑफ अमेरिका को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मशरकी और मगरबी महाज पर खतरात का सामना है, तो हम सरहदी खतरात पर काबू पा लेंगे। यानी कि सिक्योरिटी जो है
اس کو بنیاد بنا کر کوئی ایسا جناب مس ایڈونچر کروا کر پاکستان میں ایک نیریٹو بنا دیا جائے گا کہ جناب ہم نومبر کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتے, صورتحال بہت خراب ہے. تو لہٰذا جناب اب یہ الیکشن جو ہیں فروری کے اندر جائیں گے. انہوں نے کہا کہ یقین ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام ایمانداری سے سر انجام دے رہا ہے. الیکشن کمیشن جلد انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے گا. امن و امان اور سرحدی صورتحال کے باعث انتخابات التوا کا شکار نہیں ہوں گے. لیکن جناب انہوں نے ساتھ ہی جو ہے وہ باریک واردات بھی ڈال دی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یقین ہے کہ انتخابی عمل بلا رکاوٹ مکمل کروائیں گے. صدر پاکستان عارف الوی کی جانب سے انتخابات کی تاریخ دینے پر حکومت کا اعتراض بنتا نہیں. یہ مینڈیٹ نگران حکومت کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. یعنی کہ نگران حکومت تو یہ امریکہ کے دورے کرنے آئی ہے یا پھر بوٹ پالش کرنے آئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں. اور پھر جناب دوسری جانب عمران خان صاحب کی رہائی, آخری فیصلہ جو ہے اس کو تیار کر لیا گیا ہے. عمران خان صاحب کے خلاف جو جج ابوالحسن ذوالقرنین ہیں, انہوں نے ان کی سائفر کیس کے اندر ضمانت جو ہے وہ ضبط کر لی. اس کی ضمانتیں درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کر دیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی اور عمران خان صاحب کی. اب ہوا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ اپیل جو ہے وہ کی کہ جناب ان کو سائفر کیس میں بھونڈے طریقے سے سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے, اور اب ان کی جو ہے ان کو ضمانت دی جائے. تو ہوا یہ ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت پر سماعت کے لیے بینچ جو ہے اس کو تشکیل دے دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں پیر کو سماعت کریں گے. رجسٹرار نے کاسٹ لسٹ جو ہے وہ بھی جاری کر دی ہے. اور جناب اس سب کے اندر ہائی کورٹ رجسٹرار آفس نے درخواست ضمانت کو 1354/2023 نمبر جو ہے وہ لگا دیا ہے, اور بیرسٹر سلمان صفدر کے ذریعے جناب یہ درخواست ضمانت جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. اب جناب یہ 2 رکن بینچ ہے, اور اس کی لیڈ اس کو ہیڈ کریں گے جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب, وہ چیف جسٹس جنہوں نے عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی کہ ان کی سائفر کیس کے سماعت اٹک جیل کے اندر ہو یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس کو محفوظ کر کے سنایا نہیں. تو آپ کیا اس جج سے اس بات کا بھرم رکھ سکتے ہیں کہ جناب یہ فیصلہ جو ہے وہ بھی سنا دے گا؟ عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے اس کیس کے اندر جب تک وہ ان کو گارنٹی نہیں مل جاتی کہ خان صاحب پیچھے ہٹ جائیں گے یا خان صاحب ان کے آگے جھک جائیں گے, تب تک عمران خان صاحب کو لمبے عرصے کے لیے جیل کے اندر جو ہے رکھنے کا پلان ہے جو اس وقت نظر آ رہا ہے. لیکن جناب عمران خان صاحب کے خلاف اب تک کی سب سے خوفناک ترین پریس کانفرنس جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے. کامران شاہد صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کے خلاف اگلا وعدہ معاف گواہ کون بننے جا رہا ہے. ذرائع کے مطابق یہ گواہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے خطرناک ترین پریس کانفرنس کرنے جا رہا ہے. یعنی کہ اب یہ وعدہ معاف گواہ کون ہو سکتا ہے؟ یا تو سائفر کیس میں جس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا رکھا ہے, یا تو اس کیس کے اندر اعظم خان صاحب جو ہیں اس کو جناب یہ وعدہ معاف گواہ بنا کر میڈیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. ایک تو چیز وہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ جناب عمران خان صاحب یہ وکیل ہیں انتظار پنجوتا صاحب, انہوں نے کہا جناب بیرسٹر احسان نیازی صاحب جو ہیں وہ ان پر ٹارچر کی اطلاعات آ رہی ہیں, ان پر دباؤ یہ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ 9 مئی کے تمام مقدمات کے اندر عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائیں. اور 9 مئی کے تقریباً 10 مقدمات عمران خان صاحب جو ہیں ان کو قصوروار بھی قرار دے دیا گیا کہ خان صاحب نے پوری پلاننگ کے تحت جو ہے وہ یہ حملہ کیا تھا, فوج کے خلاف بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. تو دونوں کیسز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف بڑے خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر خان صاحب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو آئندہ آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوں گے, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں سب کی نظریں جو ہیں وہاں پر جمی ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اور اس چینل کا اپنا خیال رکھنا ہے. کے بعد پاکستان زندہ باد.